हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका अपना दोस्त संजय शर्मा आपके लेके आया हूँ आज क्लास 10 के चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको पढ़ा चुका हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपने देखा भी होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए, ताकि आपको जैसे भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और बिना किसी समस्या के आप प्रत्येक पार्ट देख सको। तो दोस्तों, आज बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हम भौतिक रासायनिक प्रतिबंध पढ़ चुके हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। तो आज मैं अगला पॉइंट शुरू करता हूं। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है ताकि पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी आपको पूरा समझ में आए। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। आज के मेरे अभिक्रिया का नाम है दोस्तों नंबर 4 है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों, देखो दोस्तों, कल एक नाम आया था विस्थापन, यहां पर द्विविस्थापन। तो यहां पर मैं कह सकता हूं द्वि का मतलब है यहां पर विस्थापन डबल है। अगर इसका मैं शब्द को तोड़ूं तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पर विस्थापन 2 बार हो रहा है। 2 बार का मतलब दोस्तों, इस पूरी अभिक्रिया में 2 तत्व है, 2 आयन है, अपना जो जगह का आदान प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर मैं आपको रिएक्शन से समझा रहा हूं। ये हमारा एग्जाम्पल है, यहां पर Na2SO4 BaCl2 प्लस दोस्तों Na2SO4 प्लस BaCl2 और एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। दोस्तों, ये आपके सामने समीकरण है। इस समीकरण को ध्यान से देखो दोस्तों। इस SO4 के साथ पहले Na था, जो इधर आते SO4 के साथ अब Ba हो गया। कहने का मतलब है SO4 की जगह, SO4 के साथ जो Na था उसकी जगह Ba आ गया। इसका मतलब एक तो इन्होंने अपना आदान प्रदान कर लिया है। एक दोस्तों Cl के साथ पहले Ba था और Cl के साथ Na आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर आयन अपना स्थान बदल रहे हैं। कैसे? ये जो सोडियम आयन था जो SO4 के साथ था, अब इस SO4 के साथ जो सोडियम आयन था दोस्तों, अब उसके साथ बेरियम आयन हो गया है। उसी प्रकार कैल्शियम के साथ जो बेरियम आयन था उसकी जगह सोडियम आयन हो गया है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर 2 आयनों ने अपनी जगह है वो बदल ली है। SO4 के साथ Na आ गया और Cl के साथ Ba आ गया। इसका मतलब 2 जगह चेंज हुई है। Ba के साथ आ गया है, Ba की जगह इधर आते Na आ गया और Na की जगह इधर आते Ba आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, कल मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में क्या करेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में, किसके बीच में दोस्तों, ये भी एक अभिकारक है, ये भी एक अभिकारक है। Na की जगह Ba जा रहा है, Ba की जगह Na आ रहा है। समझे मेरी बात दोस्तों? SO4 Cl के साथ जो Ba था, इधर Na आ गया, इधर SO4 के साथ Na था, तो इधर आते Ba आ गया। मैं कह सकता हूं कि इन्होंने अपने आदान प्रदान कर लिया है। तो मैं कह सकता हूं कि जब 2 अभिकारकों के बीच में आयनों का प्लस माइनस, दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, कोई भी यौगिक हो, पहला धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है। जैसे सोडियम धनायन, सल्फेट ऋणायन, बेरियम धनायन, क्लोरीन ऋणायन या क्लोराइड ऋणायन। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों यहां पर कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में, दोस्तों आपको पता है इधर वाले सारे अभिकारक होते हैं जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में, किसके बीच में दोस्तों, एक ये अभिकारक है, एक ये अभिकारक है, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों आदान प्रदान जैसे Na की जगह Ba की जगह Na आ गया है, डबल विस्थापन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, अगर आपको पहचानने की बात आ जाए कि निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, तुरंत मेरी एक बात सुनो। देखो दोस्तों, प्लस माइनस, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। दोस्तों टोटल इधर कितने आयन हो गए, 1 2 3 4। इधर दोस्तों कितने, बेरियम सल्फेट
और सोडियम क्लोराइड 1 2 3 4। तो दोस्तों इधर भी 4 आयन, इधर भी 4 आयन। हमेशा ध्यान रखो, अगर इस एरो के इधर भी 4 आयन हो, इधर भी 4 आयन हो, तो तुरंत आपको समझ लेना है कि वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और अगर आप, यह शॉर्टकट तरीका है, अगर समझ के करना चाहो तो दोस्तों सीधा साधा हिसाब है कि इधर अगर इस प्रकार दो आयन अपना आदान प्रदान करें, आयनों का, दो यौगिकों के बीच, दो विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, तो तुरंत समझ लो कि वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और आपको बता रहा हूं जो आपकी बुक से इंपोर्टेंट है। AgNO3 प्लस NaOH, AgOH प्लस NaNO3। यहां पे देखो दोस्तों, Ag और Na ने अपना दोनों अभी, इनके बीच देखो किसका आदान प्रदान हो रहा है, प्लस प्लस। इस प्लस की जगह ये प्लस आ रहा है, इस प्लस की जगह ये आ रहा है। कहने का मतलब सोडियम है वो सिल्वर की जगह आ रहा है, सिल्वर सोडियम की जगह जा रहा है। तो इसमें भी मैं कह सकता हूं कि इसमें भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का हमारा चौथा जो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल आपको हो चुके हैं, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट की जरूरत थे नहीं क्योंकि आप मेरे से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, उससे मेरे जुड़िए। आपको जो है, अगर आप बहुत दूर के हो तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको इसके मेरे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप इसकी नोट्स चाहते हो कि आपको नोट्स चाहिए आपको खुद को घर पे पढ़ने के लिए, तो अगर मेरे पास करो तो मैं जितना कोशिश करूंगा कि आपको सारे जो नोट्स है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के और पर्यावरण के सारे मैं आपको उपलब्ध कराऊं, ताकि 10th में आपके 100 में से 100 नंबर आए। और दोस्तों वादा करता हूँ आप ये देखोगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 अवश्य प्राप्त होंगे। दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया बाद हम अगली अभिक्रिया कौन से वो देखते हैं। दोस्तों हमारी अगली अभिक्रिया है तीव्र तथा मंद अभिक्रिया। दोस्तों अगली अभिक्रिया हमारी तीव्र और मंद अभिक्रिया, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। फास्ट एंड स्लो रिएक्शन दोस्तों, इसमें नंबर 1 बात करता हूं मैं आपके तीव्र अभिक्रिया क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको नाम से पता है, तीव्र का मतलब होता है फास्टली, तेजी से, अर्थात जिस अभिक्रिया को होने में क्षण भर का समय लगता है, सेकंड या मिनटों का ही समय लगता है, वो है तीव्र अभिक्रिया। तो हम क्या कह सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र गति से या तेजी से संपन्न होती है और जिसको पूर्ण होने में क्षण भर का समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा इसके नाम से देखने से मिल रही है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से या तीव्र गति से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों तीव्र अभिक्रिया के अगर उदाहरण आपसे पूछे तो मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण आपको याद रखने हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की आपस में अभिक्रिया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में अभिक्रिया एक तीव्र अभिक्रिया है। जैसे प्रबल अम्ल है, आपने अगर मेरे पूरे वीडियो देखे तो मैंने पूरा समझाया, प्रबल अम्ल ये NaCl हो गया, प्रबल क्षार हम लेते हैं, मानो हमने प्रबल क्षार NaOH ले लिया, तो आपस में जो अभिक्रिया होगी दोस्तों, तो लवण प्लस जल बनेगा, साथ में उष्मा भी मुक्त होगी। दोस्तों ध्यान रखो, अगर प्रबल अम्ल में आप प्रबल क्षार मिलाते हो तो आपको क्षण भर का समय लगेगा, बस मिलाने की देर है। मिलाते ही दोनों आपस में तेजी से मिलेंगे और तेजी से लवण बनेगा, जल बनेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा मुक्त होगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तीव्र अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में अभिक्रिया एक तीव्र अभिक्रिया है। अगर आप रिएक्शन पूछे तो आपको रिएक्शन बतानी है कि ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये लवण है, ये जल है। दोस्तों इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे नमक का तेजाब कहते हैं। यह है कास्टिक सोडा, यह बन गया सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण लवण कहते हैं। यह है जल। तो दोस्तों अगर मैं एग्जाम नंबर 2 बताऊं तो मैं कहूंगा, दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इस अभिक्रिया का जो टाइमिंग है पूरा होने का, वो है 10⁻⁻10 सेकंड, यानी पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगता दोस्तों, मिलाने पर की देर है। कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की अभिक्रिया, उसका टाइमिंग क्या है,
आयु क्या है उसकी, तो 10 की घात -10 सेकंड। वैसे दोस्तों एक ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक तीव्र अभिक्रिया दोस्तों, ध्यान रखना है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, हाफ टाइम पीरियड है। वो दोस्तों कई बार पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का अर्ध आयु काल कितना है दोस्तों, तो ध्यान रखना है 10⁻12 सेकंड। यानी इसकी जो आधी अभिक्रिया है, आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में 10 की घात -12 सेकंड लगते हैं दोस्तों। और इसकी जो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण देखो किसे कहते हैं दोस्तों, आपको पता है, थोड़ी सी नॉलेज देता हूं। पौधे है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाते हैं। जैसे ये पौधा है, इसको एक तो जल चाहिए, एक CO2 चाहिए, और जब एक इधर प्रकाश चाहिए, और एक इसको क्लोरोफिल चाहिए, परागहरित चाहिए। इन सब की उपस्थिति दोस्तों ये बनाएगा, देखो 6C6H12 और 6 + 6O2 + 6H2O। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं दोस्तों, कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, सूर्य का प्रकाश और प्राणहित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन पूछे तो क्या होता होगा दोस्तों, कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, सूर्य का प्रकाश और प्राणहित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी तीव्र अभिक्रिया हो गई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से या तीव्र गति से संपन्न होती है, अर्थात जिसको पूर्ण होने में सेकंडों का समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। परबल अम्ल और परबल सार की अभिक्रिया एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आपको तीव्र अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन बिल्कुल इजी सी है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके बुक की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है और बुक के हिसाब से मैंने बताए, बाहर से नहीं लिए। अब चलता हूं दोस्तों अगली अभिक्रिया हमारी मंद अभिक्रिया। दोस्तों मेरे साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि एक बार फिर से आप रिएक्शन को आप देख सको। दोस्तों इसमें मैं बात करता हूं तीव्र अभिक्रिया के बाद में मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या है दोस्तों, नाम है मंद का मतलब है स्लो, यानी मैं कह सकता हूं वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमे धीमे या धीरे गति से संपन्न होती है, अर्थात जिसको पूर्ण होने में दोस्तों हो सकता है मिनट लग जाए, हो सकता है घंटे लग जाए, हो सकता है दिन लग जाए, और हो सकता है महीने लग जाए, हो सकता है साल भी लग जाए। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से संपन्न होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से संपन्न होती है, अर्थात जिसको पूरे होने में मिनट, घंटे, दिन, महीने या साल भी लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जंग लगना। दोस्तों जंग लगना है वो एक प्रकार की मंद अभिक्रिया है दोस्तों। जैसे सपोज को जंग किसके लगता है, लोहे के लगता है। कब लगता है दोस्तों, जब लोहे को पानी मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए तो जंग लगता है। और जंग का फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है Fe2O3.H2O। तो दोस्तों लोहा है, लोहे को जल भी मिल जाए, ऑक्सीजन भी मिल जाए तो जंग लग जाती है, और ये जंग का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों इसको संतुलित कैसे करेंगे हम दोस्तों, आपको याद रखना है यहाँ 4 है, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको यहाँ पर क्योंकि रिएक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ज्यादा आपको सब दिमाग लगाना है, यहाँ 4 याद रखना है, 4 और यहाँ 2, बाकी आपको याद रखना 3, 3 एंड 3। इस प्रकार से ये इसकी जंग लगने की रिएक्शन है। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा मैं आपको समीकरण बनाना और समीकरण संतुलन सब सिखाऊंगा, वो पॉइंट मैं आपको एकदम कंप्लीट कराऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जंग लगने की क्रिया एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, और इसका फॉर्मूला रिएक्शन है 4Fe3H2O 3O2 2Fe2O3.3H2O। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल नंबर 2, तो दोस्तों ये फॉर्मूला है KClO3, इसे बोलते हैं दोस्तों पोटेशियम क्लोरेट। K का मतलब है पोटेशियम, ClO3 का मतलब होता है क्लोरेट। तो दोस्तों ये उदाहरण है पोटेशियम, ये क्लोरेट का एक फॉर्मूला है। पोटेशियम क्लोरेट है, उसको गर्म करते हैं तो बनता है KCl+O2। और जब इसको संतुलित करें दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, जब ऐसी समीकरण हो
देखो दोस्तों, ध्यान रखो, इधर ओ की संख्या 3 है, इधर ओ की संख्या 2 है। ऐसे समीकरण को संतुलित करते समय ध्यान रखो दोस्तों, जो 2 है ये एक सम संख्या है और 3 है जो विषम संख्या है। तो इस 2 को इस 3 विषम संख्या से गुणा कर दो और इस 3 को सामने 2 विषम संख्या से गुणा कर सम से गुणा कर दो। तो अगर आप विषम सम को विषम से करोगे, विषम को सम से करोगे, तो आपका जो समीकरण है वो आसानी से संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर बनता है, और देखो यहाँ दोस्तों के की संख्या 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर दो। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर एक तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और एक बनता है ऑक्सीजन। तो ये दूसरा उदाहरण दोस्तों कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है, लेकिन बड़ी धीमी गति से धीरे 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 बनती है। तो ये भी एक कौन सी प्रक्रिया है, ये भी एक स्लो रिएक्शन है दोस्तों। एक आपको मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो है हमारे एसिटिक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया। दोस्तों ये इसके का फॉर्मूला है CH3COOH। अगर एसिटिक अम्ल की एक विक्रिया करा दो एथेनॉल से, तो एक तो बनता है दोस्तों CH3COOH2H5, एक तो बनता है एसिटिक एसिड और एक बनता है साथ में जल। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये तीनों आपकी बुक की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीनों को हाथों हाथ रख लो आप। कि मंद अभिक्रिया के उदाहरण नंबर 1 जंग लगना, उदाहरण नंबर 2 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ये भी एक तीव्र मंद अभिक्रिया है। उसी प्रकार एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से। दोस्तों जब भी किसी भी फॉर्मूले के पीछे आपको OH लगा हुआ नजर आए तो फिक्स बात है कि उसके फॉर्मूले में हमको हिंदी में OL लगाना है। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 है लगे, 2 को बोलते हैं एथ और इसको एथेन बोल दो। तो दोस्तों इतने का सूत्र हो गया एथेन और OH का हो गया पीछे OL। तो दोस्तों ये पूरा नाम हो गया एथेनॉल। दोस्तों ये आपके कोर्स से बाहर है, तो ध्यान रखना है। एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से कराने पर दोस्तों बनता है एसिटिक एसिड और साथ में जल। तो ये भी एक मंद अभिक्रिया उदाहरण है दोस्तों। तो तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से संपन्न होती है तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है प्रबल अम्ल प्रबल सार की अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया जिसका समय 10⁻10 सेकंड है पूर्ण होने का। वैसे प्रकाश संश्लेषण का अर्धवायु 10⁻12 सेकंड है। मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो बड़ी धीमी गति से संपन्न होती है, जिसको पूर्ण होने में मिनट घंटे दिन महीने या साल लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जंग लगने की अभिक्रिया एक मंद अभिक्रिया है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने में वो केशियर और ओटो में टूटता है, मंद अभिक्रिया है। और एसिटिक अम्ल की एथेनॉल से अभिक्रिया भी एक प्रकार की मंद अभिक्रिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी 5 रिएक्शन है, तीव्र और मंद अभिक्रिया, ये भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, हमारी आज की अंतिम में आपको 3 बताने वाला हूँ अभिक्रिया। आज तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। नंबर 6 दोस्तों, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, इसको यही हम समझते हैं दोनों की परिभाषा। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोस्तों, जब भी आपको किसी भी अभिक्रिया में ये चीज नजर आ जाए, मैंने आपको कल भी समझाया था, इसका मतलब है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। सपोज तो दोस्तों यहाँ A+B है, AB बन गया, A+B को AB बना और इधर वापस A+B भी बना। इसको देखने से साफ पता चलता है कि ये अभिक्रिया आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। वो कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोस्तों इसके बारे में अगर आपको समझाऊं तो क्या कहूंगा मैं, कि ये आगे चलती है इसे अग्र बोलते हैं, ये पीछे चलती है इसे प्रति बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो हम क्या कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र और प्रति दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र तथा प्रति दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने पर अभिकारक की मात्रा कभी शून्य नहीं होती। शून्य कैसे दोस्तों, A+B को AB बना और बनते ही वापस क्या बन गया, यानी इसको पूरा होने नहीं दिया। अभी ये अभिक्रिया पूरी हुई नहीं है, उससे पहले ही AB बनते ही वापस हाथों हाथ क्या बन गया, A+B। तो दोस्तों वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र और प्रति दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात
अभिकारक से उत्पाद बनने पर भी अभिकारक की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अर्ध तीर चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अर्ध तीर चिन्ह से दर्शाया जाता है। दोस्तों अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बिल्कुल एक सिंपल सा चिन्ह है, आपने देखा होगा। इसका विपरीत चलना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में संपन्न होती है और अभिकारक से उत्पाद बनते ही अभिकारकों की मात्रा तुरंत शून्य हो जाती है। इसमें दोस्तों अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती है। फर्क क्या दोस्तों कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने पर भी अभिकारक की मात्रा शून्य नहीं होती है, अर्ध से दर्शाते हैं। अगर भी दिशा में संपन्न होती है, प्रतीक में भी होती है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो केवल अग्र दिशा में संपन्न होती है और अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद अभिकारकों की मात्रा दोस्तों शून्य हो जाती है। यानी a प्लस बी से ए बी बन गया है। अब वापस इसके टुकड़े होने की यानी a प्लस बी से ए बी बनने के बाद में दोस्तों वापस इसका a प्लस बी बनने की कोई संभावना नहीं है कि एक बार भाई साहब दूध से दही बन गया तो वापस दूध नहीं बनेगा। वैसे a प्लस बी से ए बी बन गया, अब वापस a प्लस बी नहीं बनेगा, तब भी इसका नाम क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय। तो अगर बन जाए वापस तो नाम हो गया उत्क्रमणीय। तो देखो दोस्तों डिफरेंस बता रहा हूं, फिर आपको मैं दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग बताऊंगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया पूर्ण होने पर, जैसे दोस्तों अभिक्रिया पूर्ण होती है, अभिक्रिया पूर्ण होने पर या अभिकारकों से उत्पाद बनने के बाद भी अभिकारकों की मात्रा कभी शून्य नहीं होती है। इसे अर्ध तीर चिन्ह से दर्शाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जो केवल अग्र दिशा में संपन्न होती है, अर्थात अभिकारकों से उत्पाद बनते ही अभिकारकों की मात्रा शून्य हो जाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसको सिंपल तीर के निशान से दर्शाया जाता है। दोस्तों इसके उदाहरण क्या देखो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण है आपके सामने कि नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर बनता है 2NH3 अमोनिया। इस प्रकार ये भी एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है, उदाहरण से समझा तो उदाहरण ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की क्रिया होने पर जब अमोनिया बनती है तो ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया दोस्तों, ये भी एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोस्तों इसको संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इधर 2 है, तो 3 को मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 को मैंने 3 से गुणा कर दिया। ये अभिक्रिया संपन्न है, जो आपको मैं बाद में बनाना सिखाऊंगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारे H2O प्लस H2CO3 बन गया H3O प्लस HCO3। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी देखो, ये भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्यों? तो ये इसमें भी क्या हो रहा है, जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाने पर ये फिर से देखो यहाँ पर आयन बन गए प्लस माइनस, इसमें हाइड्रोनियम आयन बन चुका है। तो इनको वापस मिलाने पर दोस्तों, इनको मिलाने पर ये बन सकता है और इनको मिलाने पर वापस तुरंत ये बन जाता है। ये भी एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और जल की हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया भी एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल की, तो जितने भी एग्जाम्पल आज तक मैंने आपको बताए सारे के सारे अनुत्क्रमणीय। कैसे? C+O2 CO2 या मेथेन को जलाना तो भी एक बनता है CO2H2। तो इसमें देखो दोस्तों सिंपल तीर का निशान है, तो ये भी एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। संतुलित करना आपको आता है दोस्तों। यहाँ H की संख्या 4 है, H की संख्या 2 है, 2 से गुणा कर दो। यहाँ O की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है, C की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर O की संख्या 2 और 2 4 है, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपके आज का जो पॉइंट क्लियर हो गया है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में इसमें अंतर क्या है। इसको अर्ध तीर चिन्ह से दर्शाते हैं, इसको सिंपल तीर से दर्शाते हैं। अभिक्रिया पूर्ण होने पर अभिकारक की मात्रा शून्य नहीं होती, इसमें शून्य हो जाती है। ये केवल अग्र और प्रतीप दोनों दिशा में चलती है, केवल एक दिशा में चलती है। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जल की हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि बाकी जितने देव C+O2 ये भी एक उदाहरण है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। मेथेन को जलाना यानी मेथेन का दहन भी एक प्रकार की दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोस्तों आपके इस चैप्टर में थोड़ी समस्या है कि जिसने 9th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी है उसको ये फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम हो रही, तो आपको घबराना नहीं है। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं आपको 1-2 क्लास ऐसे लगाऊंगा जिसमें ये यौगिकों के नामकरण करना, यौगिक बनाना
फिर समीकरण बनाना और फिर समीकरण को संतुलित करना, 3 चीजें। यौगिक कैसे बनाते हैं, उसका समीकरण कैसे बनाते हैं, उसको संतुलित कैसे करते हैं, ये मैं आपको 1-2 वीडियो बनाऊंगा, कन्फर्म समझा दूंगा। मैं आपको गारंटी लेता हूँ दोस्तों, 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको साइंस में किसी प्रकार की समस्या में नहीं रहने दूंगा। बस आपको डेली जितना वीडियो चलाता हूँ कन्फर्म याद करना है, समझना है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बार और बोलता हूँ मैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर पढ़ा मंद और तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया क्या दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से संपन्न होती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया क्षण भर में पूरी हो जाती है, लेकिन मंद अभिक्रिया दोस्तों उसको पूर्ण होने में मिनट, घंटे, दिन या साल भी लग सकते हैं। तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण मैंने बताया था, प्रबल अम्ल की प्रबल सार से अभिक्रिया एक तीव्र अभिक्रिया है जिसका टाइमिंग है 10⁻10 सेकेंड। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक तीव्र अभिक्रिया जिसका अर्धायुकाल हाफ टाइम पीरियड वो है 10⁻12 सेकेंड। फिर हमने पढ़ा था मंद अभिक्रिया के उदाहरण दोस्तों, उसमें 3 उदाहरण बताए थे। लोहे पर जंग लगने की क्रिया एक मंद अभिक्रिया है जिसकी रिएक्शन थी 4Fe+3H2O+3O2 एरो था 2Fe2O3+3H2। फिर था दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर बनता है 2KCl3, गर्म करने पर बनता है 2KCl+O2, वो भी एक प्रकार की मंद अभिक्रिया है। और एक दोस्तों ने बताई थी एसिटिक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया भी एक मंद अभिक्रिया है। फिर था उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मान विराम देता हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि आप डेली मेरी वीडियो देख रहे हो दोस्तों, और मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो भाई बंधु साथी भी है वो भी इन वीडियो का भरपूर है, वो भरपूर मात्रा में इसका फायदा उठा सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सके दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट करके मेरे को बताना है। और अगर कोई आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आराम से देके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। उन्हीं शब्दों के बाद साथ मैं अपने मार्ग विराम देता हूँ और जब तक अगला वीडियो लेके आता हूँ तब तक के लिए गुड बाय।